श्री नंदीश्वर विद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10th का विषय रसायन पाठ 5 जिसका नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो ये आप लोग जो अपन वहाँ तक पहुँच गए थे उसके बाद अपन आ गए हैं संयोजकता यानी कि बैलेंसी क्या कहलाती है बैलेंसी। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि किसी भी तत्व की जो संयोजकता होती है उसके परमाणु के बाहरी कोश में उपस्थित संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या से निर्धारित होती है। यानी कि आप पहले एग्जाम्पल समझें कि जैसे किसी तत्व का परमाणु क्रमांक, जैसे मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरते हैं तो 1s² 2s² 2p6 फिर 3s², 3p खाली और 3d खाली। ये अंतिम कोश को हम संयोजकता कोश कहते हैं। तो संयोजकता कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 2। इसका मतलब ये कहलाए कि मैग्नीशियम अगर अपना अष्टक पूर्ण करे तो 6 इलेक्ट्रॉन या तो किसी से ले ले या 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे। तो 6 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना आसान नहीं है और 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागना आसान है। इसलिए मैग्नीशियम की जो संयोजकता होती है बैलेंसी वो कितनी होती है? 2। इसी प्रकार अपन बोल सकते हैं कि किसी भी तत्व के अंतिम कोश में उपस्थित परमाणु के संयोजकता कोश में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वही उसकी संयोजकता होती है। यानी कि एज यू नो द बैलेंसी ऑफ द एलिमेंट डिटरमाइंस बाय द नंबर ऑफ बैलेंसी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑफ द आउटर मोस्ट सेल ऑफ द एटम। यानी कि परमाणु का जो बाहरी कोश होगा यानी कि आउटर वाला सेल होगा, उस सेल में उपस्थित जो भी प्रेजेंट होगा इलेक्ट्रॉन वही उसकी बैलेंसी कहलाती है। तो ये सबसे पहले आपका बैलेंसी की बात खत्म हुई। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं जिसका नाम है परमाणु साइज यानी कि एटॉमिक साइज, यानी कि परमाणु की संख्या साइज यानी कि आकार कैसे पता चलता है। तो इसके लिए परमाणु की जो साइज होती है वो परमाणु की त्रिज्या से पता चलता है। यानी कि परमाणु की त्रिज्या कितनी है। अगर मान लीजिए अपन ने मान लिया कि परमाणु गोल होता है तो उसके नाभिक से जो बाह्यतम कोश में जहाँ इलेक्ट्रॉन है स्वतंत्र रूप से जो घूम रहा है आइसोलेट है जो परमाणु, वहाँ तक की दूरी ही उसकी परमाणु त्रिज्या यानी कि परमाणु का साइज कहलाएगा। तो अपन इसको कैसे बोलेंगे कि परमाणु साइज से परमाणु की त्रिज्या का पता चलता है। तो एक स्वतंत्र परमाणु के केंद्र से उसके बाहरी कोश तक की दूरी को मतलब परमाणु के केंद्र से उसके बाहरी कोश तक की दूरी को हम परमाणु त्रिज्या कहते हैं। तो हाइड्रोजन की जो परमाणु त्रिज्या होती है वो 37 पिकोमीटर होती है। जैसे अपन इसी को इंग्लिश में बोलेंगे कि द टर्म ऑफ एटॉमिक साइज रिफ्रेश ऑफ द रेडियस एंड द एटॉम, the atomic size may be the visual and the distance between of the center of the nuclear and the outermost cell of the isolated atom। मतलब परमाणु का जो साइज है वो किसको दर्शाता है? परमाणु के केंद्र से लगाकर उसके बाह्यतम कोश की दूरी को हम परमाणु की साइज यानी कि परमाणु की त्रिज्या कहते हैं। तो परमाणु त्रिज्या समूह में अलग अलग प्रकार की हो सकती है। जैसे अपन बात करें पहले आवर्त और दूसरे आवर्त में इनकी त्रिज्या निम्नलिखित हैं। जैसे पहला आवर्त जो आपने देखा होगा, सबसे पहले जो आवर्त है वो क्या है? स्टार्ट अपन करते हैं लिथियम के बाद आप लेते हैं बेरिलियम के बाद आप लेते हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के बाद आप ले लीजिए कार्बन। इस प्रकार से आपकी परमाणु त्रिज्याएं इनकी अलग अलग होंगी। कैसे होंगी? सबसे पहले हम इनके परमाणु क्रमांकों की बात करते हैं। सबसे पहले लिथियम का परमाणु क्रमांक 3, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4। तो दोनों के लिए ही चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले लिथियम का जो परमाणु क्रमांक होगा वह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरेंगे तो परमाणु त्रिज्या, फिर सेकंड वाले की परमाणु त्रिज्या।
तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरते हैं तो 1s² 2s1 और बेरिलियम का 1s² 2s² हो जाएगा। इनकी बाह्यतम कोश को देखिए तो एक में एक इलेक्ट्रॉन, एक में दो इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो प्रोटॉन को आसानी से आकर्षित नहीं कर पाता, मतलब इसकी साइज बड़ी होगी, वो इसकी साइज छोटी होगी। क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने से प्रोटॉनों की संख्या भी बढ़ जाती है। तो इनका जो नाभिकीय आकर्षण बल होता है वो नाभिकीय आकर्षण बल भी बढ़ जाता है, जिससे इनका आकार छोटा होता जाता है। तो इनके समूह में बाएं से दाएं चलने पर, समूह में अगर हम बाएं से दाएं चलें तो हमारी जो परमाणु त्रिज्या हैं तत्वों की वो छोटी होती जाती हैं। क्यों होती जाती हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है तो प्रोटॉनों का जो आकर्षण बल है वो बढ़ जाता है, जिससे इनका आकार छोटा होता जाता है। जबकि जो आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे चलती है, जैसे लिथियम की जस्ट नीचे सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम, फ्रांसियम मान लिया। तो लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 और सोडियम का 11। तो 1s² 2s1 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो सोडियम का 1s² 2s² 2p6 और 3s1 होता है। तो इसके अंतिम कोश को इसके अंतिम कोश में देखिए तो इसका जो कक्ष की संख्या है कोश की संख्या में वृद्धि हो गई, यानी कि इसमें तीसरा कोश है, इसमें दूसरा कोश है। तो इसका आकार बड़ा हो जाएगा और इसका आकार छोटा रहेगा। अगर कोशों की संख्या अपरिवर्तित रहे और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाए तो आकार छोटा होता है। अगर कोशों की संख्या बढ़ जाए तो कोशों की संख्या बढ़ने से परमाणु का आकार भी बढ़ जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि समूह में ऊपर से नीचे चलने पर परमाणु त्रिज्याएं क्रमशः बढ़ती जाती हैं, जबकि बाएं से दाएं चलने पर परमाणु त्रिज्याएं छोटी होती जाती हैं। क्योंकि जो अगला आने वाला इलेक्ट्रॉन है वो उसी अंतिम कोश में प्रवेश करता है, जिसके कारण प्रोटॉनों की संख्या में वृद्धि होती है। सॉरी। तो एटॉमिक साइज जो है वो आपका खत्म हुआ। अब अपन आ जाते हैं धात्विक एवं अधात्विक गुणों पर। तो अपन को पॉइंट पढ़ना था धात्विक एवं अधात्विक गुणधर्म। तो धात्विक अधात्विक गुणधर्मों की बात करते तो आपने अपनी जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी है वो देखी होगी। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में अपन का मेंडलीफ का आवर्त नियम क्या था, यानी कि मोज़ले का आवर्त नियम क्या था। जो आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ रहे थे तो अपन ने देखा था कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन, परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। तो तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। तो इसके आधार पर जो आपकी टेबल बनी है उस टेबल में आपने देखा होगा कि सोडियम तथा मैग्नीशियम जैसी जो धातुएं हैं वो कहाँ पर बाईं ओर रखी गई हैं, मतलब ये धात्विक गुण को प्रदर्शित करती हैं। जबकि सल्फर और क्लोरीन जैसी जो अधातुएं हैं उनको हमने दाईं ओर रखा है। आप अपनी टेबल में बुक्स में देख लेना। तो उस तरफ जी रखी गई हैं। तो इनके मध्य कुछ तत्व हैं जैसे कि बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, टेलियम और पोलेडियम, ऐसे जो तत्व हैं। तो इसमें एक जिगजैग तरीके की, यानी कि आपके लिए एक इस प्रकार से लाइन दिखेगी। इस जिगजैग वाली लाइन को, इनकी टेढ़ी मेढ़ी जो आपकी लाइन है, इस लाइन को देखिए तो ये क्या प्रदर्शित करती है, ये करती है कि इसके जो बाईं ओर जितने भी तत्व हैं वो सब धातुएं हैं और इसके जो दाईं ओर तत्व हैं वो सब अधातुएं हैं। जबकि इनके बीच में जो आने वाले तत्व हैं ये दोनों के ही गुण प्रदर्शित करते हैं, मतलब धातुओं के भी और अधातुओं के भी। तो ऐसे गुण को हम क्या बोलते हैं, उपधातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उपधातु, या इन्हीं को बोलते हैं अर्धधातु। तो अर्धधातु किन्हें कहते हैं, वे तत्व जो धातु तथा अधातु दोनों के गुण धर्म को प्रदर्शित करते हैं, उन तत्वों को हम उपधातु या अर्धधातु कहते हैं। अब ऐसा आप लोगों ने देख लिया कि समूह में कुछ तत्व ऐसे भी होते हैं कि जो कुछ इलेक्ट्रॉनों को त्यागते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं। तो ये सब अपन जानते हैं कि जो तत्व इलेक्ट्रॉनों को त्यागते हैं
वो सभी लगभग धातु होते हैं, और कुछ तत्व इलेक्ट्रॉनों को जो ग्रहण करते हैं वो अधातु होते हैं, और जो तत्व इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण भी करते हैं और त्यागते भी हैं उनको ही हम क्या बोलते हैं, उपधातु बोलते हैं, यानी कि अर्धधातु। तो इनमें जो आपके जो तत्व दिए हैं, जो सारणी में एक टेबल बनी है, उसमें नेक्स्ट जो कलर है उसमें एक डिजाइन टाइप का बना है, उसमें बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, टेलियम और पोलेडियम जो तत्व हैं, ये सभी तत्व अर्धधातु का कार्य करते हैं। अर्धधातु मतलब ये इलेक्ट्रॉनों को त्यागते भी हैं और ग्रहण भी करते हैं। इस प्रकार आज जो आपका अध्याय 5 है वो समाप्त हुआ। अब आप जो इसका फियर बनाते जाइए, आपके लिए नेक्स्ट अध्याय मिलेगा। जो सिलेबस में हट गया है, उन चैप्टरों को गलती से वीडियो बन गया है तो उनको देखना नहीं। अब आपके लिए सिलेबस वाइज चैप्टर मिलेंगे, आप अपनी फियर कंप्लीट करते जाएं और विद्यालय में आकर के अपने संबंधित टीचर से समस्या का समाधान करते जाएं। थैंक यू।